हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑन नंबर सिस्टम। हम लोग काफी कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं नंबर सिस्टम पे बेस्ड, जैसे कि रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर और रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, और काफी सारे हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे, कॉन्सेप्ट्स भी हमने क्लियर कर दिए थे अपने। और आइए आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उसको एक बार समझते हैं, और बहुत सारे और क्वेश्चंस भी आज हम प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को हम लोग विराम देंगे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स इस चैप्टर को हम लोग और अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों ये है क्वेश्चन, कल रैशनलाइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया था और न्यू क्वेश्चन है आज आपके सामने, हमारी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आओ इसको देखते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है इसको समझते हैं। और बच्चों एक बात और आपको बता दूं बहुत जरूरी, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझोगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, कैसे आपको इसको शुरुआत करनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है एक बार रीड करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ पे क्या मतलब कि हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें ये है कि ये जो आपको एक नंबर जो आपको दे रखा है ये है ये इररेशनल नंबर है। तो जो आपके सामने क्वेश्चन गिवन है दैट इज 0.6 बार। ठीक है, अब 0.6 बार का क्या मतलब है? 0.6 बार इसका मतलब है कि जो 6 है वो रिपीट कर रहा है, राइट? यही मतलब है, हमने यही समझा है कि बार जिस भी डिजिट या नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उसका मतलब क्या है, दैट दिस पर्टिकुलर डिजिट इज रिपीटिंग। ठीक है, और एक तो ये रिपीट कर रहा है, दूसरा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है ना, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ठीक है, तो ये जो आपके पास डिजिट गिवन है, अब आपको इसको p by q के फॉर्म में बदलना है। ठीक है, मतलब आप इसको फ्रैक्शन में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसको कॉन्सेप्ट को एक बार थोड़ा समझते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप बच्चों आपको क्या करना है कि आपको ये जो भी नंबर गिवन है ना उसको आपने लेट कर लेना x के बराबर। ठीक है, लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। ठीक है, लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। अब बच्चों इन क्वेश्चंस में जो आपको एक चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि हमेशा हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एश्योर करेंगे कि जो बार वाला डिजिट है वो डेसिमल के बाद ही होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो बार वाला डिजिट है यानी कि इस क्वेश्चन में 6 है, राइट? तो आप चेक करो क्या 6 डेसिमल के बाद वाला ही नंबर है? हाँ जी बिल्कुल है, हमने भी चेक कर लिया कि इट इज 0.6 बार, यानी कि डेसिमल के बाद ठीक जो डिजिट है उसके ऊपर बार दिया गया है। तो मतलब कि ये बिल्कुल हम परफेक्ट कंडीशन मानते हैं अपने क्वेश्चन को शुरू करने के लिए, मीन्स वी आर रेडी टू गो। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को फर्स्ट लेट कर लेंगे, क्या मानेंगे? फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो जो नेक्स्ट स्टेप है आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेप, मेक श्योर दैट बार इज प्लेस्ड ऑन द डिजिट जस्ट आफ्टर डेसिमल। ठीक है, हमने एश्योर कर लिया है। अब सेकंड चीज हमने क्या देखनी है, सेकंड चीज अब हमने करनी है कि बार कितने डिजिट्स के ऊपर है, बार कितने डिजिट्स के ऊपर है। तो यहाँ पे बार 1 डिजिट के ऊपर है, राइट? तो 1 डिजिट के ऊपर बार का मतलब क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने उसको 1 के आगे उतने 0 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब क्या है, बार अगर 1 डिजिट के ऊपर है तो यानी कि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा हमेशा बेस नंबर ही होगा, 10, 100, 1000 लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे बार है 1 डिजिट के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 10। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। क्या करेंगे, 10 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि LHS और RHS दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x में आपने 10 मल्टीप्लाई किया, 10x। अब बच्चों 0.6 बार, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा रफ में समझते हैं कॉन्सेप्ट। 0.6 बार का मतलब क्या है, उसका मतलब है 0.666, ये मतलब है 0.6 बार का मतलब क्या है कि 0.666, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर बार है, मतलब कि वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो बताओ मैं 0.66 को आप अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या हो जाएगा, डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर बचेगा आपके पास, 6.666, 6.6666। तो बच्चों क्या हम 6.666 को 6.6 बार लिख सकते हैं, व्हाट यू से, लिख सकते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 6.6 बार लिख देते हैं। क्लियर है, 2 स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, है ना। पहला स्टेप क्या था कि एश्योर कर लीजिए कि डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसके ऊपर बार होना चाहिए। ठीक है, सेकंड स्टेप, जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार है उसको आपको उस हिसाब से 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि बेस नंबर ले लिया 10, अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ गया आपको, गुड। अब देखो ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन, इसको हम बोलेंगे बच्चे सेकंड इक्वेशन। 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, ये आपका बच्चों फाइनल स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप लेट करना, मल्टीप्लाई करना, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब बताओ बच्चों, दिस इज, ये है आपका फर्स्ट, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन, इसको ध्यान में रखेंगे। अब माइनस करेंगे, 10x माइनस x 9x। अब बच्चों 6.6 बार माइनस 0.6 बार, यहाँ पे मैं आपको एक बार माइनस भी करके बताती हूँ। ठीक है, आप एक बार रफ में इस साइड देखें थोड़ा सा कि माइनस कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और एक बार अगर आप देख लेंगे फिर आपको माइनस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो क्या करना है हमें, 6.6 बार, तो बच्चों 6.6 बार का मतलब क्या है, ये आपका 6 रिपीट हो रहा है, राइट। क्या माइनस करना है, 0.6 बार मतलब 0.666, ये माइनस कर देना आपने। तो बच्चों ध्यान से देखो क्या आंसर बच रहा है आपके पास, 6। आपके पास क्या बच रहा है, 6 बच रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 6। सिंपल। नाउ व्हाट, x इक्वल्स टू 6/9 बन गया आपका p बाई q की फॉर्म में, और यही तो चाहिए था हमें क्वेश्चन में, यही तो मांग रहा था क्वेश्चन। नाउ 3 2s and 3 times 3 9, so here is your final fraction। अब बताओ ये आ गया आपका p बाई q की फॉर्म में, बिल्कुल आ गया है, और साथ में q is not equals to 0, p बाई q की फॉर्म में निकाल भी दिया और q की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब बच्चों अपने आंसर को चेक कैसे कर सकते हैं, हमेशा डाउट रहता है ना क्या मेरा आंसर सही होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे आप साथ साथ अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। मींस क्वेश्चन को सॉल्व किया और अपने मार्क्स भी आपने खुद ही बता दिए कि मुझे इसमें फुल मार्क्स मिल भी रहे हैं या मेरे मार्क्स कट तो नहीं रहे कहीं पे। तो कैसे चेक करोगे, ये आपके पास 2/3 है, आप 2/3 को डिवाइड करो और चेक करो क्या आपके पास ये फ्रैक्शन आता है। ठीक है, मींस 2/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे सो आपको क्या मिलना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये था बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन कि कोई भी आपको एक
मतलब कि जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है उसको आपको P बाई Q की फॉर्म में चेंज करना है। इसको बच्चों वल्गर फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, बस एक बार समझने की देरी है। एक बार समझ आ गया ना आपको, फिर आप आराम से सारे क्वेश्चंस करते जाओगे और पेपर में बहुत जरूर आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 0.47 के ऊपर बार है। इसमें बार किसके ऊपर है, 7 के ऊपर है। तो बच्चों आज ही अपने पहले स्टेप पे आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कि लेट करेंगे x इक्वल्स टू 0.47 एंड 7 के ऊपर बार है। अब बच्चों याद करो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, कोई याद आ रहा है? फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि मेक श्योर डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट है उसके ऊपर बार होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ क्या है, ओहो डेसिमल के बाद 4 है और 4 के ऊपर तो बार ही नहीं है, मीन्स क्वेश्चन इज नॉट परफेक्टली रेडी, है ना। अभी क्वेश्चन उस फॉर्म में बना नहीं है, तो उस क्वेश्चन को पहले उस फॉर्म में बनाते हैं। तो अगर नहीं भी है तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पैनिक नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे बच्चों, आप देखो लेट नहीं करना है, सॉरी क्या करेंगे आप बताओ। मैं चाहती हूं कि ये जो 0.47 और 7 के ऊपर बार है, मैं चाहती हूँ कि 4.7 आ जाए, मैं चाहती हूँ कि 4.7 आ जाए। सोचो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। अरे बहुत सिंपल है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, और यही तो चाहते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन को अपनी परफेक्ट फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो चलो अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 10, सिंपल है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों जल्दी बताओ, x इंटू 10, कम ऑन 10x और 0.47 के ऊपर बार क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं, सिंपल एक डेसिमल को आगे शिफ्ट कर दो, ज्यादा सोचना नहीं है आपको, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, करके भी नहीं देखना कि नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एक बार चलो मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं। हाँ कर लो, प्रैक्टिस कर रहे हो जरूर करो, बट एग्जाम्स में बच्चों आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखना है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, तो आपको बार बार मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्यों 1 मान लेंगे, क्योंकि जो फॉर्म हम चाहते थे ये वो फॉर्म बन गई है ना। 4.7 के ऊपर बार, डेसिमल के बाद डिजिट और उसके ऊपर बार मिल गया है हमें। अब आगे देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन हमें एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 10 अगेन, ठीक है। एक बार और 10 से हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बहुत इजी है। नाउ 10x मल्टीप्लाई 10, इट्स 100x इक्वल्स टू, अब बच्चों यहाँ पे देखो 4.7 के ऊपर बार है ना, 4.77 कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसको आपको दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 47.7 बार, सिंपल, ठीक है। इसको लिख दे यहाँ पे एज इट इज, बिल्कुल लिख दिया है हमने, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना, सेकंड इक्वेशन मान लेना है इसको। नाउ लास्ट स्टेप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सिंपल। अब बताओ कहाँ है हमारी इक्वेशन, उसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन कहाँ है, ये इक्वेशन हमारी, ठीक है, ये है और ये, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं एक बार,
100x माइनस 10x 90x, 47.7 बार माइनस 4.7 बार, क्या बच जाएगा? यहीं पे कर लें, ये हमने किया हुआ इसमें से कर लें, क्या बचेगा? 47 माइनस 4 43 है ना, 43। अरे बार पॉइंट के बाद जो बार वाले नंबर है वो तो आपस में माइनस होके 0 हो गए, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे? 43, ठीक है। x इक्वल्स टू 43/90, ये आपके पास एक फ्रैक्शन बच गया है। अब बताओ क्या है ये p बाई क्यू की फॉर्म में? हाँ जी बिल्कुल है। और q 0 है? बिल्कुल नहीं 0 है, वो तो 90 है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए, और आप और भी क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो वैसे मैंने आपके एनसीईआरटी के ही बुक्स के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, ताकि एक बार एनसीईआरटी क्लियर हो जाए ना, जो हमारी बेसिक टेक्स्ट बुक है, उसके बाद हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक और क्वेश्चन आपका सेम टाइप्स के ऊपर। देखो अब यहाँ पे क्या है, 0.001 और सबके ऊपर बार है, मतलब इस बार 3 डिजिट्स के ऊपर बार है। क्वेश्चन भले ही सेम टाइप का है, बट आपको यहाँ पे एक और जो आपका मतलब कि एक और टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अभी तक आपने 2 क्वेश्चंस किए, उसमें 1 डिजिट के ऊपर बार था, बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जिसके ऊपर 3 डिजिट्स के ऊपर बार है। तो आओ एक बार इसको भी जल्दी से करके देख लेते हैं कि अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार है और क्या हम उसको कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अपना पहला स्टेप दोहरा लो। पहला स्टेप क्या हमारा होता है कि मेक श्योर कि डेसिमल के बाद डिजिट्स पे बार है कि नहीं। तो बताओ क्या डेसिमल के बाद डिजिट्स पे बार है? हाँ जी बिल्कुल है, और एक पे नहीं 3 डिजिट्स पे बार है इस बार। बट प्रोसेस तो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। घबराना नहीं है, बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे, सेम 3 स्टेप्स को हम रिपीट करेंगे और देखिए कैसे हम इसको p बाई क्यू में बदल देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, लेट x इक्वल्स टू 0.001 और 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको लेट कर लेंगे सीधा 1, क्यों इसको सीधा 1 लेट कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, क्योंकि भाई यही फॉर्म तो हमें चाहिए होती है, और ये तो रेडीमेड फॉर्म है हमारे क्वेश्चन की, है ना। हम इसमें कुछ भी और देरी नहीं करेंगे, सीधा इसको 1 लेट कर लेंगे, चाहे 2 के ऊपर बार हो, चाहे 3 के ऊपर हो, चाहे 4 के ऊपर हो, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार होता है उतने हम उसको बेस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? 3, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 नहीं, 100 नहीं, सीधा 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो लिख देते हैं जल्दी से, मल्टीप्लाई both the sides by 1000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इंटू 1000x, एंड यहाँ पे 0.001, बिल्कुल घबराना नहीं है कि अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अरे मैम 3 डिजिट्स के ऊपर बार आ गया, नेवर माइंड। सिंपली क्या करना है जो आपको बताया है, जितने से कितने जीरो से मल्टीप्लाई करने के लिए 3 है ना, तो 3 डिजिट्स आगे डेसिमल को प्लेस कर दो, सिंपल, ठीक है। 3 डिजिट्स आगे आपका डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखो क्या बचेगा आपका, पहला डिजिट, दूसरा, तीसरा, तो यानी कि 1 के बाद अब डेसिमल लगने वाला है ना। डेसिमल कहाँ लगने वाला है? 1 के बाद, और जो बार वाले डिजिट्स है वो आपके एज इट इज रह जाएंगे, 0 0 1, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया, एक बार मैं यहाँ आपको करके बताती हूँ। देखो ये था बेटा आपका नंबर 0.001, अगर मैं बार हटा दूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगी ना 001, क्योंकि ये 001 आपका बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर,
ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो गया 1.001 और वही मैंने आपका यहाँ लिखा 1.001। अब क्लियर हो गया मल्टीप्लीकेशन, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो स्टेप, मल्टीप्लाई कर दिया है, फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है, अब इसको क्या मानना है, इसको हम बोलेंगे सेकंड इक्वेशन। बट एक चीज और बेटा जो भूलना नहीं है, इसके ऊपर बार लगाना आपने नहीं भूलना है। ऑलराइट, नाउ लास्ट स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देंगे। ठीक है, जल्दी से कर देते हैं माइनस। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1000x में से x गया, कितना बचा, 999x, राइट। अब यहाँ पे देखो माइनस करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है। डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को देखो ध्यान से, जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स हैं उनको ध्यान से देखो, 0.01 0.001 सेम है ना। डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स तो बेटा बिल्कुल सेम है, माइनस करके तो 0 ही आ गया। और अब डेसिमल से पहले वालों को देखो, क्या दिख रहा है इधर, 1 और 0, 1 में से 0 गया 1, सिंपल। इधर तो कुछ आपका सिंपली आपका सब्ट्रैक्ट हो गया वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 आ गया। अब 1/999, ये आ गई आपकी x की वैल्यू 1/999। देखो जब हमने शुरू किया था तो हमें कैसा लग रहा था कि भाई 3 के ऊपर बार है, ऐसा क्वेश्चन तो अब तक किया ही नहीं हमने, बट देखो ये उससे भी ज्यादा सिंपल था, है ना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप लोग होमवर्क में करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपको कोई डाउट है, और अपने अपने आंसर्स भी मेरे साथ आप शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख के बता सकते हैं कि क्या आपके आंसर्स आए हैं। ठीक है, अब बच्चों ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको ये जो एक्सप्रेशंस दिया हुआ है आपको इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। सो नंबर 1 स्टेप, देखो बच्चों आपको दो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अगर ध्यान से, ये इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। एक एक्सप्रेशन है जो कि दूसरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में करके देख चुके हैं। जब दो एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट है, ठीक है, पहला क्या है 3, ये 3 आपको पता है इससे भी मल्टीप्लाई होगा एंड इससे भी होगा। और फिर उसके बाद क्या बच गया आपका, उसके बाद है ये √3, √3 आपका 2 से भी होगा और √2 से भी होगा, यही है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलो बताओ, 3 × 2 6, फिर 3 × √2 क्या हो जाएगा 3√2। ठीक है, अब √3 पे आ जाते हैं। अब √3 की टर्न है, पहले √3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2√3, और जब √3 √2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √6। ठीक है, तो अब देखो क्या इसमें कोई भी लाइक टर्म्स है आपस में जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी नहीं है ना। तो मतलब कि हम अपने आंसर को यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, चलो एक और क्वेश्चन, 3 + √3 मल्टीप्लाई 3 - √3। बच्चों देखो करना तो यहाँ भी वो मल्टीप्लाई ही है, ठीक है, बट एक चीज है जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ फेमिलियर सा लग रहा होगा इधर सुनने में, मैं आपको एक बार बोल के बताती हूँ। 3 + √3 मल्टीप्लाई 3 - √3, है ना, क्या लग रहा है आपको,
डज इट साउंड लाइक एनी अलजेब्राइक आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? अभी लास्ट क्लास में हम इसको किया है ना हमने। तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a क्या है आपका? a here is 3 and b is √3। a गिवन है, b गिवन है, फॉर्मूला आपको पता है, तो फटाक से इसको अप्लाई करते हैं। a स्क्वेयर यानी कि 3 का स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर यानी कि √3 का स्क्वेयर। तो क्या आंसर आ गया? 9 माइनस 3। तो क्या आंसर आ गया? 6। सिंपल था ये वाला। तो आइडेंटिटीज का भी अपना ही बेनिफिट है ना। नेक्स्ट चलो अगेन वी हैव गॉट अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एन अलजेब्राइक आइडेंटिटी, राइट। देखो क्या है? √5 प्लस √2 का स्क्वायर है, उसका मतलब क्या है? यही मतलब है ना इसका। स्क्वायर वाले टर्म्स को ऐसे तो लिख सकते हैं, है ना। आप चाहो तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग सकती है, तो क्यों ना हम इसको आइडेंटिटी ही लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है उसका? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिंपल है। तो लगाए आइडेंटिटी, सॉल्व करें इसको। a क्या है? √5, b क्या है? √2। तो जल्दी से इसको आइडेंटिटी में लगा देते हैं। √5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a एंड b प्लस √2 स्क्वायर। √5 स्क्वायर 5। अब यहाँ पे देखो √5 इंटू √2 √10, √10 इंटू 2 √10, ठीक है। और √2 का स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास 2। नाउ दीज आर द लाइक टर्म्स। 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10 विल बी योर फाइनल आंसर। सिंपल था। जहां आइडेंटिटी लगेगी वहां हम आइडेंटिटी लगाएंगे, जहां आइडेंटिटी नहीं लगेगी वहां हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा है ना। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो मजा भी बहुत आता है करने का। अब बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, जल्दी से इसको भी करके देखते हैं। देखो क्या है इसमें? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बस थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। हमें सुनने क्या जाता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे दिया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या ये शिफ्टिंग कर देने से आइडेंटिटी बदल जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं बदलेगी। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ हम कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाले हैं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। क्लियर है आपको? ये आइडेंटिटी एक मैं यहाँ पे पूरी लिख देती हूँ। सिंपल। सो आपका आंसर आ गया 3, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, है ना। चलो अब बिल्कुल ही हम अपने चैप्टर के एंड पे आ गए हैं। दैट इज हम लोग बस लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है आपके चैप्टर का, और चैप्टर आपका फिनिश, ठीक है। तो क्या है कि अब जो आपका जो एंड कॉन्सेप्ट है उसमें हम कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब देखो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हमने पहले भी किया हुआ है, आपने 8th में भी किया होगा इसको, और ये लॉज आपको वहां भी देखने को मिले होंगे, वहां भी आपने किए होंगे। बट कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से इसको रिकैप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अगर आपके पास बेसिस सेम है, इफ वी हैव द सेम बेस, जैसे यहाँ बेस क्या है? a, यहाँ क्या है? a। सेम बेस आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2, देखो बेस सेम है
मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, पावर्स को उनकी ऐड कर देंगे तो 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 5। सिंपल। सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ बच्चों इसका ऑपोजिट है। मल्टीप्लाई की जगह अगर सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स को हम लोग माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं, डिवाइड में डिवीजन में हम लोग पावर्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हम इसका ले लेते हैं, इसी को लेके देखते हैं। सपोज वी आर हैविंग डिवीजन साइन हियर, सो व्हाट विल बी योर आंसर। हम इसको क्या कर देंगे, हम 2 रेज टू पावर 3 माइनस 2 1, 2 रेज टू पावर 1, अल्टीमेटली इट इज 2। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ इज क्लियर, सेकंड इज आल्सो क्लियर टू अस। थर्ड लॉ बेटा, थर्ड में क्या है कि अगर पावर के ऊपर एक और पावर होती है, मींस a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, तो क्या हो जाएगा, जब आपकी पावर के ऊपर पावर होती है ना तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती है, पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, सुपर पावर। ठीक है, लेट्स से 2 रेज टू पावर 4 एंड होल पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 4 टाइम्स 2 8। दिस इज द आंसर। और एक नया कॉन्सेप्ट है बच्चों, नया एक लॉ है, उसको भी देख लो। अगर कोई बेस, उसकी पावर अगर नेगेटिव है, ठीक है, अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव में है और आप उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हो, तो जो आपका बेस है ना उसको हमें रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे क्या है, a रेज टू पावर -1, पावर हमें 1 में चाहिए, तो हमने ये जो बेस था ना बेटा a, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, 1/a लिख दिया। ठीक है, लेट्स से 2 रेज टू पावर -5, तो क्या लिख देंगे इसको, 1/2 होल पावर 5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर दो डिफरेंट बेसिस हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बट दे हैव द कॉमन पावर। दोबारा बोल रही हूं, अगर दो डिफरेंट बेसिस हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं बट उनकी पावर सेम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर लिख देंगे उनकी। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन हम इनके बेस पे आगे करेंगे, बस अभी हम एक लॉस को एक बार समझ लेते हैं, गो थ्रू करते हैं। सो बच्चे लास्ट, अगर किसी भी बेस की जो पावर है वो 0 है, तो वो जो पूरा नंबर है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर किसी भी बेस की पावर, नंबर की पावर 0 है, तो वो 1 के इक्वल हो जाती है वैल्यू। ठीक है, तो ये थे आपके 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब इसको देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड। बच्चों सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखो, सबसे पहला क्या है, एक मिनट, सबसे पहला है 17 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 रेज टू पावर 5। ठीक है, ध्यान से इसको एक बार देख लो, क्या है, 17 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 रेज टू पावर 5। देख लिया आपने इस क्वेश्चन को। अब अपने प्रीवियस उस पे चलते हैं जहां हमने फॉर्मूलाज, जहां हमने लॉस पढ़े थे। बताओ इसमें से किस पे आपको, मतलब कि कौन सा लॉ आपको लगता है कि ये इसके ऊपर लग सकता है। मैं एक बार क्वेश्चन को आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या था, 17 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 रेज टू पावर 5। देखो 17 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 रेज टू पावर 5। बताओ इनमें से कौन सा लॉ है जो आपको लग रहा है कि इसके साथ बिल्कुल मैच करता है। ठीक है, फर्स्ट नहीं है, सिंपल। देखो क्या है, दो सेम बेसिस हैं, सेम बेसिस हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहला आपको लग रहा है सेम बेस ए मल्टीप्लाई हो रहे, तो पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो चलो अब अपने उस पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 17 रेज टू पावर 2 + 5 दैट इज 17 रेज टू पावर 7। ठीक है, ये आंसर रहेगा आपका। लॉ आपको समझ आया ना, सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड देन पावर्स विल बी एडेड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 रेज टू पावर 2 एंड होल पावर 7. ठीक है, ध्यान में आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट कि पावर के ऊपर पावर हो जाती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना. पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई. तो 2 मल्टीप्लाई 7 क्या आ जाएगा, 5 रेज टू पावर 14. ठीक है, और इसको तो आपको आगे सॉल्व करना आता ही होगा. 5 रेज टू पावर 14 मीन्स 5 को आपने 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना. नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन से ये वाले. अब देखो एक और क्वेश्चन है. 23 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 23 रेज टू पावर 7. याद आया, सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, है ना. तो 23 10 माइनस 7 क्या आ जाएगा, 23 रेज टू पावर 3. सिंपल. नाउ नेक्स्ट. अच्छा ये देखो, ये आपको याद आया 7 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 9 रेज टू पावर 3. एक मिनट रुको, मैं भी आपको बताती हूँ. 7 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 9 रेज टू पावर 3. देखो ये आ गया हमारा लॉस. क्या आपको लग रहा है कि ये इसके साथ जा रहा है, लग रहा है आपको ये डिफरेंट बेसिस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं बट उनकी पावर सेम है, लग रहा है आपको लॉ नंबर 5. तो क्या करते हैं, बेसिस को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर लिख देते हैं, है ना. पावर तो सेम ही रह जाएगी. तो यहाँ आपको लग रहा है ना कि वही चीज है. 7 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 9 रेज टू पावर 3. तो क्या कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई 9 एंड कॉमन पावर. तो क्या आ जाएगा आंसर, 7 टाइम्स 9 63 रेज टू पावर 3. सिंपल है, इस लॉ पे बेस्ड था ये क्वेश्चन. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी जो हमने करके देखा है. आई होप इट इज क्लियर. सो ये थे बच्चों आपके एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस, और आई होप कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं आपके साथ, और आपके जितने भी डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमने जितने भी मैक्सिमम टाइप्स हो सकते हैं क्वेश्चंस की वो हमने कवर करने की कोशिश की है. और एनसीईआरटी तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके सॉल्व हो गए होंगे, राइट. तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद द न्यू टॉपिक ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद मी, और जल्दी आते हैं, जल्दी लौटेंगे अपने अगले चैप्टर के साथ. थैंक यू.